डियर स्टूडेंट्स, हमारा यूट्यूब चैनल एमएससी बराक स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए आपके लिए क्लास 10 का न्यू वीडियो और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका सेकेंड पार्ट। और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं और केमिकल इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखते समय किन किन बातों पे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए जिससे केमिकल इक्वेशन गलत ना हो जाए। इससे पहले एक और वीडियो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का हम लोग किए हैं जिसमें हम डिस्कस किए थे कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं और केमिकल रिएक्शन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन को पहचानते हैं। अगर आप में से कोई ऐसे है जो फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के थ्रू उस वीडियो को आप देख सकते हैं, और अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम इसका थर्ड पार्ट बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और वो वीडियो को आप आसानी से देख पाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन के साथ। तो चलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को समझते हैं। आप सपोज करिए कि आप एक केमिस्ट्री का लैब में और वहां पे आप क्या किए कि सोडियम को और क्लोरीन को आप दोनों को मिलाए, रिएक्शन करवाएं, तो वहां क्या बन गया, आपका बन गया सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम जो क्लोराइड बन गया तो वहां आप देख पा रहे थे कि कुछ नया चीज बना। हम लोग सोडियम मिलाएं और क्लोरीन मिलाएं तो कुछ नया चीज बना। लेकिन अब आप सपोज करिए कि आप घर में बैठे हैं और आपके पास ना सोडियम है ना क्लोरीन है, और आप इसके बारे में सिर्फ जानते हैं कि सोडियम को क्लोरीन से मिलाने से सोडियम क्लोराइड बनता है। तो सोडियम और जो आप मिला नहीं पाए, सिर्फ सोचे, आप लिख पा रहे हैं, पेपर में लिख पा रहे हैं कि सोडियम को क्लोरीन के साथ मिलाने से क्या बन जा रहा है, सोडियम क्लोराइड बन जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है लिख लेने का या रिप्रेजेंट कर लेने का, इसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे आप सपोज करिए कि हम यहाँ लिख रहे हैं सोडियम, तो सोडियम लिखे और क्लोरीन लिखे और दोनों मिलके ये बन गया मेरा NaCl, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। हम लोग यहाँ, मेरे पास लेब नहीं, देखिए हम पढ़ाते पढ़ाते यहाँ आपको बता रहे हैं, तो ये सोडियम हुआ और ये क्लोरीन हुआ और ये सोडियम क्लोराइड हो गया। मेरे पास लेब नहीं, मेरे पास इसको एक्सपेरिमेंट करने का कोई तरीका नहीं है। सिर्फ हम क्या किए, इसको एक्सप्रेस कर दिए। जो रिएक्शन होता है लेब में, उस रिएक्शन को हम लोग पेपर में रिप्रेजेंट कर दे रहे कि सोडियम अगर क्लोरीन के साथ मिलेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो जो रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है, इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। आप चाहते तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते थे कि यहाँ SODIUM सोडियम लिखते, प्लस यहाँ CHLORINE क्लोरीन लिखते, सोडियम और क्लोरीन को मिला देते और यहाँ आप लिख देते सोडियम क्लोराइड। तो देखिए हम यहाँ लिख देते सोडियम क्लोराइड। तो आप ऐसे भी अगर लिखते तो ये क्या होता, ये एक प्रोसेस है, सॉरी मेथड है, जिससे आप क्या किए, जो केमिकल रिएक्शन लैब में लोग कराता है उस चीज को आप पेपर में या कहीं पे आप लिख दिए कि सोडियम को क्लोरीन से रिएक्शन कराने से सोडियम क्लोराइड मिल रहा है। तो जो ये मेथड है रिप्रेजेंट करने का, इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो देखिए केमिकल इक्वेशन 2 टाइप्स का हो सकता है। अगर हम बात करें, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए केमिकल इक्वेशन हम यहाँ लिख रहे हैं, और केमिकल इक्वेशन जो है वो 2 टाइप्स का है। कौन कौन सा टाइप्स है, देखिए एक वर्ड इक्वेशन होगा, और दूसरा जो होगा वो होगा आपका सिंबल इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन में क्या फर्क है आपको समझना है इस बात पर। ये हो गया, आप देखिए यहाँ लिखे वर्ड इक्वेशन, दूसरा हो गया सिंबल इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो बात कर रहे हैं हम लोग कि सिंबल इक्वेशन का एक और नाम होता है स्केलेटल इक्वेशन। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि और में कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल भी बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। तो अब देखिए केमिकल इक्वेशन को फिर आप अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए केमिकल इक्वेशन को हम लोग 2 टाइप्स में बांट दिए थे। कौन हो गया, एक वर्ड इक्वेशन हो गया, दूसरा हो गया आपका सिंबल इक्वेशन, या फिर उसको हम लोग स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। अब देखिए केमिकल इक्वेशन का पहले आप डेफिनेशन समझिए कि केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो केमिकल इक्वेशन हम यहाँ डेफिनेशन लिखें, केमिकल इक्वेशन इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर express in term of their respective chemical name और chemical formulae।
देखिए क्या बात लिखा गया है कि केमिकल जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन जो है वो एक मेथड है। कैसा मेथड है जिसमें क्या करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो केमिकल रिएक्शन होता है उसी बात को हम लोग लिखते हैं। इन विच, जिसमें क्या क्या होता है, देखिए द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, जो रिएक्टेंट्स आता है और जो नया प्रोडक्ट बनता है वो दोनों को एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म ऑफ देयर रिस्पेक्टिव केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूले। देखिए ये दोनों इसमें डेफिनेशन है। केमिकल इक्वेशन से बोला जाए तो उसमें वर्ड इक्वेशन भी आता है, सिंबॉलिक इक्वेशन भी आता है या स्केलेटल इक्वेशन भी आता है। इसलिए यहाँ दोनों बात लिखा गया है कि केमिकल नेम भी लिखा गया है और यहाँ केमिकल फॉर्मूले भी लिखा गया है। अब ध्यान किस पे देना कि केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, आपको यही याद कर लेना। केमिकल इक्वेशन एक मेथड है जिसमें क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किए, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन विच लिखा हुआ, इन विच द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, इन टर्म ऑफ देयर रिस्पेक्टिव केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूले। देखिए क्या हो गया, ये मेथड है जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक्सप्रेस किया जाता है केमिकल नेम में और केमिकल फॉर्मूले में। ये हो गया केमिकल इक्वेशन। अब आपको जानना है कि वर्ड इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो आप यहाँ से सिर्फ वर्ड डाल दीजिए। अब देखिए जब यहाँ वर्ड लिखेंगे वर्ड इक्वेशन तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए वर्ड इक्वेशन में सिर्फ केमिकल नेम होगा, मतलब ये पूरा का पूरा आपको लिखना है। आप चाहे तो यहाँ केमिकल को हटा करके यहाँ वर्ड डाल दीजिए, या अगर वर्ड है केमिकल रहे भी तो उससे पहले आप कर दीजिए कि वर्ड केमिकल इक्वेशन, ऐसे भी लिखा जाता है। तो वर्ड इक्वेशन जो है वो भी एक मेथड है। किसका मेथड है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का मेथड है, जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उसको लिखा जाता है किसके रिस्पेक्टिव में, केमिकल नेम के रिस्पेक्टिव में। मतलब ये केमिकल जो फॉर्मूला आया, ये केमिकल फॉर्मूला अभी नहीं आएगा। कि क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ वर्ड इक्वेशन है। वर्ड में कैसे लिखा जाता है, जैसे सोडियम का बात करें तो SODIUM सोडियम, इस टाइप से लिखा जाता है। अगर यहाँ केमिकल फॉर्मूला होता, कैसे हम लोग केमिकल फॉर्मूला कब रहता है, जैसे यहाँ वर्ड इक्वेशन नहीं रहता, आप समझिए ये वर्ड इक्वेशन नहीं रहता, स्केलेटल होता या फिर सैम्बोलिक होता, तो हम यहाँ सैम्बल लिखते हैं। देखिए सैम्बल इक्वेशन होता, तो सैम्बल इक्वेशन होता तो हम लोग कैसे बोलते हैं कि वर्ड इक्वेशन यहाँ जो है उसको हटा देते और अगर हम लोग यहाँ कर देते सैम्बल इक्वेशन, तो सैम्बल इक्वेशन या सैम्बल केमिकल इक्वेशन भी आप बोल सकते हैं। तो सैम्बल इक्वेशन इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन in which the reactants and the products are expressed in terms of their respective chemical formulae। अगर हो जाएगा केमिकल यहाँ फॉर्मूले और केमिकल जो नेम था वो हट जाएगा। तो देखिए एक फॉर्मूला, एक अगर डेफिनेशन आप याद रखेंगे, केमिकल नेम को हम हटा देते और यहाँ सिर्फ हम लिख देते हैं केमिकल फॉर्मूले। अब देखिए एक डेफिनेशन को अगर आप याद रख लिए, किस कौन सा डेफिनेशन को, केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन, तो आप दोनों इक्वेशन को, इसका जो टाइप्स है उसको भी याद कर लेंगे आप। यहाँ हम लिख देते हैं केमिकल फॉर्मूले। अब फॉर्मूले कैसे होता है आप समझ लीजिए। जैसे बात की हम लोग सोडियम, तो सोडियम को हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हो गया आपका सोडियम का Na। अब Cl, जैसे क्लोरीन, हम लोग सोडियम के बाद जो क्लोरीन लिख रहे थे, जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि Na+Cl, देखिए ये हो गया NaCl। तो NaCl जो आया ये हो गया सैम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन किसका, सोडियम और क्लोरीन जब मिला तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड। अब देखिए इसका तरीका क्या है, कैसे हम लोग इसको लिखते हैं। तो आप देखिए यहाँ जैसे सोडियम लिखा हुआ, तो सोडियम कौन सा स्टेट में पाया जाता है, क्लोरीन कौन सा स्टेट में पाया जाता है, मतलब वो सॉलिड रहता है, लिक्विड रहता है, या गैस रहता है, या एक्वस होता है। और ये जो साइन दिया हुआ, देखिए ये जो साइन दिया हुआ ये रिप्रेजेंट करता है कि किस टाइप का इक्वेशन है, ये मीन्स कैसा रिएक्शन वहां हो रहा है। हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ जैसे NaCl बना, तो NaCl जो बना वो उसका क्या स्टेट है, ये सबको हम लोग लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, क्या इसका प्रोसेस है। तो इसको मिटा देते हैं हम पहले। अब राइटिंग केमिकल इक्वेशन के बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ हेडिंग दे दिए हम, राइटिंग केमिकल इक्वेशन। इसमें देखिए एक तरफ लिखे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ये इक्वल टू नहीं बोल सकते, एक एरो दिया हुआ है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पर देखिए जो मैग्नीशियम है और जो ऑक्सीजन है ये क्या है, दोनों रिएक्टेंट है। और जो यहाँ हम लिख देते हैं पहले रिएक्टेंट, और ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आया है ये बन गया है प्रोडक्ट। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है उस एरो के लेफ्ट साइड लिखे, और यहाँ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखे इसको हम राइट साइड लिखे। मतलब ये मेरा प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। जैसे इसमें हम लोग बात करें तो देखिए एक हम लिखे हैं वर्ड में और दूसरा लिखे हैं सिंबल में। ये जो दोनों है ये हो गया आपका रिएक्टेंट, और ये H2O जो बना हुआ है इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोडक्ट। तो इस तरीका से आप देखिए क्या हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि जब भी हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, कभी कभी देखिए इसी चीज को 2 पॉइंट बना दिया जाता है बुक में कि राइटिंग वर्ड इक्वेशन, राइटिंग सिंबल इक्वेशन। आपको हम केमिकल इक्वेशन समझा दे रहे, दोनों आप समझ जाएंगे। इस तरीका से लिखेंगे तो वर्ड इक्वेशन होगा और इस तरीके से अगर लिखेंगे तो सिंबल इक्वेशन होगा। दोनों का सेम प्रोसेस होता है। देखिए हम यहाँ लिखे कि ड्यूरिंग राइटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन सम पॉइंट शुड बी फॉलो। कुछ पॉइंट्स है जिस समय हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, जिस समय हम लोग केमिकल इक्वेशन या वर्ड इक्वेशन या बोल सकते हैं हम लोग स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं, उस समय हम लोग को कुछ बात पे ध्यान देना होता है। सबसे पहला बात जो होता है वो क्या है, देखिए द रिएक्टेंट्स आर रिटेन ऑन लेफ्ट हैंड साइड विथ प्लस साइन बिटवीन देम। अगर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आए या 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट आए तो उसके बीच में हम लोग प्लस का साइन लगाते हैं। इसमें देखिए अब क्या लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यहाँ देखिए ए छूट गया था, हम रिएक्टेंट को सही से लिख दे रहे कि रिएक्टेंट होता है REACTANT। रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं हम लोग, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये प्रोडक्ट है, इसको हम लोग RHS साइड लिखे, मतलब राइट हैंड साइड तरफ लिखे। अब देखिए यहाँ क्या होगा, H2 + O2 ये भी है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट को हम लोग क्या कर दिए हैं, इसको LHS के तरफ लिखे हैं, और जो H2O बना ये हो गया इसका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को हम लोग लिखे हैं RHS में। अब देखिए क्या लिखा हुआ, ये जो पॉइंट था नंबर 1, रिएक्टेंट्स को हम लोग LHS में लिखते हैं, प्लस साइन उसके बीच में लगा देते हैं। कब लगाते हैं प्लस साइन, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होता है तब। तो दूसरा पॉइंट आप खुद से भी लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट आर रिटेन, यहाँ आप रिएक्टेंट की जगह पे प्रोडक्ट कर लेंगे, आर रिटेन ऑन, यहाँ जो LHS है वहां पे RHS कर देंगे, तो ये बन जाएगा मेरा सेकेंड पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या ध्यान देना है कि LHS में लिखना है रिएक्टेंट को, और दूसरा पॉइंट है कि RHS में लिखना है प्रोडक्ट को। तीसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, हम इसको मिटा के लिखेंगे, पहले आप समझ जाइए कि ये जो एरो है, ये जो एरो है वो क्या करता है, ये एरो सेपरेट करता है। किसको सेपरेट करता है, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट से सेपरेट करता है। मतलब अगर हम यहाँ एरो नहीं देते तो देखिए ये कैसा लगता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ कुछ नहीं है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ ऐसे भी कुछ लोग पढ़ देगा इसको मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये मीनिंगलेस हो गया। तो यहाँ जो ये डायरेक्शन दिखा रहा है, ये जो एरो दिखा रहा है, ये क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट से सेपरेट है, मतलब ये अलग है। तो तीसरा पॉइंट मेरा वही होगा, हम इसको मिटा के लिख दे रहे। और जो चौथा पॉइंट होगा इसका वो भी आप समझ लीजिए कि चौथा पॉइंट होगा कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो बताएगा, एरो जो है वो बताएगा कि किस डायरेक्शन में वो रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए दोनों पॉइंट कैसे लिखेंगे हम लोग। तो देखिए हम तीसरा पॉइंट भी लिख दिए हैं कि एन एरो, ये जो एरो है वो सेपरेट करता है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट से, और यहाँ लिखा हुआ है कि द डायरेक्शन ऑफ द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। मतलब जो ये एरो जो है उसका जो हेड पॉइंट जो होगा वो किधर होगा, प्रोडक्ट के तरफ होगा। तो अगर आपका ये चारों पॉइंट क्लियर है कि हम लोग रिएक्टेंट को LHS में लिखते हैं, प्रोडक्ट को RHS में लिखते हैं, और एरो क्या करता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करता है। चौथा पॉइंट था कि जो एरो का हेड होगा वो प्रोडक्ट की तरफ होगा। अगर ये चीज आपका क्लियर है तो आप एक दो एग्जांपल और भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है Zn + HCl, ये Zn और HCl रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, तो ZnCl2 बन जाएगा। देखिए अभी बैलेंस नहीं कर रहे हैं तो किसी किसी को लग रहा होगा कि बिना बैलेंस किए आप लिख दे रहे हैं। अभी सिर्फ हम केमिकल इक्वेशन को लिख रहे हैं, इसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं। तो Zn और HCl को रिएक्ट करवाएंगे तो ये बन जाएगा
ZnCl2 प्लस H2। तो इस तरह से ये हो गया रिएक्टेंट और इस तरह से ये हो गया प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट में भी दो अगर टर्म आ गया या दो सब्सटेंस आ गया तो इसके बीच में हम लोग प्लस लगा दिए, और ये जो प्रोडक्ट है उसको RHS में लिखे और जो रिएक्टेंट है उसको हम लोग LHS में लिखे। और ये देख लीजिए एरो जो है उसका हेड किधर है, प्रोडक्ट की तरफ है। तो अगर ये सब बात आप सीख गए तो देखिए कुछ बोर्ड में दिख रहा है आपको कि क्या है। देखिए लिखा हुआ केमिकल इक्वेशन कैन बी सेपरेटेड बाय वन ऑफ द फ्लोइंग फोर सैम्बल। ये जो केमिकल इक्वेशन होता है उसमें क्या होता है, चार सैम्बल का यूज किया जाता है और सेपरेट भी किया जाता है। देखिए रिप्रेजेंट किया जाता है ना, सेपरेट किया जाता है। किसको सेपरेट किया जाता है, देखिए पहला नंबर में लिखा हुआ इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब ए नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन द सैम्बल एरो इज यूज। देखिए ये सैम्बल का यूज होता है, मतलब एरो सैम्बल का यूज होता है। कब होता है, जब नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, मतलब सिर्फ आगे का डायरेक्शन में होगा तो। दूसरा देख लीजिए इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब ए स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम द सैम्बल रिवर्सिबल। देखिए ये रिवर्सिबल टाइप का जो आपको सैम्बल दिख रहा है ये कब होता है, जब इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टेट होता है तब। तीसरा पॉइंट देख लीजिए कि अगर स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप होता है तो इक्वल टू का साइन हम लोग यूज करते हैं। और लास्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द रिएक्शन दैट ऑक्योर्स इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों तरफ एरो लगा देंगे, एक आगे भी एरो जाएगा और एक पीछे भी एरो जाएगा। अब देखिए इसके बाद आप कुछ एक और सैम्बल है। देखिए आप अगर सॉलिड स्टेट कोई सब्सटेंस अगर सॉलिड स्टेट में हो तो उसमें S लगा दिया जाता है, अगर लिक्विड स्टेट में हो तो उसमें L लगा दिया जाता है, और अगर गैसियस स्टेट में हो तो उसमें G लगा दिया जाता है। अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन हो तो उसमें AQ लिख दिया जाता है। तो ये सब चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि देखिए बैलेंस इक्वेशन है और अनबैलेंस इक्वेशन है। अक्सर स्टूडेंट इसी टॉपिक को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं कि कैसे हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करके, आप चुटकी में बैलेंस करेंगे किसी भी इक्वेशन को। आप बने रहिए। देखिए क्या है, पहले आप बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन को समझिए होता क्या है। बैलेंस इक्वेशन किसको बोलते हैं, जो इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे उसको हम लोग बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप दूसरा तरीका से समझिए बैलेंस इक्वेशन को। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड, रिएक्टेंट के साइड जितना नंबर ऑफ एटम्स है उतना ही अगर प्रोडक्ट के साइड भी नंबर ऑफ एटम्स हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो इक्वेशन बैलेंस है। अगर रिएक्टेंट के साइड नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट के साइड नंबर ऑफ एटम्स दोनों अगर अनइक्वल हो तो वो समझ जाइएगा कि वो अनबैलेंस इक्वल है। आप तो पहचान लोगे। जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं, अभी समझा देते हैं कि कैसे होगा। H2 प्लस O2 जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है, यहाँ हम लिखते हैं H2O। देखिए एटम्स किसको हम लोग बोल रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन जो है वो एक एटम है और हाइड्रोजन का यहाँ दो एटम्स है और ऑक्सीजन का दो एटम है। हाइड्रोजन दो एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग बोलता है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन का ये मास अगर निकालेंगे तो 1 × 2 होगा, मतलब हाइड्रोजन का मास 1 होता है और दो एटम है तो ये हो गया 2। तो यहाँ हो गया 2 ग्राम। और यहाँ समझिए कि अगर ऑक्सीजन का बात करें हम लोग तो ऑक्सीजन का होता है 16 और यहाँ दो ऑक्सीजन है तो ये हो गया 32। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया दोनों मिलके 34। इतना डिटेल में आपको नहीं जाना, लेकिन समझने के लिए आपको थोड़ा सा जाना ही होगा। देखिए ये हो गया 34 और अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ। अगर ये हो गया देखिए 2 क्यों हो गया, क्योंकि 1 × 2 हाइड्रोजन का होता है 1 इसका एटॉमिक मास और ये दो हाइड्रोजन है मतलब दो एटम है, इसलिए यहाँ क्या हो गया देखिए 2 हो गया। 1 × 2 प्लस यहाँ हम लोग प्लस करेंगे और देखिए ये जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का होता है 16 और ये दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो होगा 18। अब देखिए यहाँ 18 ग्राम आया और यहाँ 34 ग्राम आया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास इक्वल होना चाहिए। यहाँ दोनों का मास इक्वल नहीं हुआ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, मतलब ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। अब इसको पहचानने का तरीका आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको बैलेंस करेंगे, क्या तरीका है जिससे हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। इससे पहले आप दोनों का डेफिनेशन समझ जाइए कि बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन किसको बोलते हैं। अब हम लोग इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे और इसको कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए इसका।
तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि बैलेंस इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, बैलेंस इक्वेशन इज वन विच कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। बोथ कहने का मतलब स्टूडेंट की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का बात किया गया है कि एक बैलेंस इक्वेशन वो है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम, जितना भी एलिमेंट है उसका जो एटम्स है उसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम होना चाहिए दोनों साइड, नंबर ऑफ मतलब रिएक्टेंट के साइड भी और प्रोडक्ट के साइड भी। देखिए एक एग्जांपल लिए, फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन ऑक्सीजन। अगर जब मैग्नीशियम जलता है ऑक्सीजन में तो क्या बनाता है, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैग्नीशियम जल रहा है ऑक्सीजन में तो ये बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये देखिए रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए अब नंबर ऑफ एटम्स के बारे में हम जानते हैं, ये मैग्नीशियम है, अगर यहाँ 1 2 कुछ नहीं कहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये मैग्नीशियम एलिमेंट का 1 एटम हुआ, और ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन एलिमेंट का 2 एटम्स यहाँ हुआ, और यहाँ देखिए मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 1 है। तो अब क्या करना होगा, ये दोनों को इक्वल करना होगा आपको। तो इक्वल करने का भी हम तरीका बताएंगे, अभी यहाँ आप सिर्फ शॉर्ट में समझ लीजिए। क्या लिखा हो, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम इधर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है। अब 2 लिखना है इधर, तो देखिए आप यहाँ नहीं लिख सकते, अगर चाहे तो यहाँ कोई कुछ लोग लिख देता है, तो यहाँ लिखना आपका गलत है। अब ये चीज आप 2 यहाँ हटा दीजिए, यहाँ से 2 को हटा दिए, अब कहाँ लिखेंगे, तो 2 को हम यहाँ लिखेंगे। देखिए यहाँ 2 को अगर लिखेंगे तो अब लफड़ा क्या हो गया कि मैग्नीशियम के साथ भी 2 आ गया, ये सिर्फ ऑक्सीजन में नहीं आया, ये मैग्नीशियम के साथ भी 2 आ गया। तो अब जब मैग्नीशियम इधर 2 हो गया तो आपको यहाँ भी 2 लगा देना होगा। इस तरीका से देखिए मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया ऑक्सीजन, यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया और ये ऑक्सीजन भी 2 हो गया। इस तरीका से ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया इक्वेशन, ये बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बना लिया। दूसरा देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ, Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2 बनाया। अब देखिए यहाँ Cl2 जो है वो 2 है, Cl में 2 है, तो आपको क्या करना होगा, जहाँ Cl है वहां आपको 2 लगा देना होगा। अब यहाँ 2 आप लगा दिए तब तक H क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए H इधर 2 है, तो ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ दोनों इक्वल हो गया दोनों साइड, क्लोरीन देखिए दोनों साइड इक्वल हो गया, Zn लिखा हुआ यहाँ भी Zn लिखा हुआ देखिए दोनों साइड इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब इस इक्वेशन को देख लीजिए क्या ये बैलेंस है या नहीं है। तो H2 है प्लस O2 है, हाइड्रोजन का 2 एटम इधर, ऑक्सीजन का 2 एटम, लेकिन इधर देखिए हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। आपको क्या करना होगा, ऑक्सीजन को 2 एटम बनाने के लिए यहाँ 2 लगाना होगा। अब जिस समय 2 लगाए, हाइड्रोजन हो गया आपका 4 एटम्स इधर। अब क्या करना होगा, आपको एलएचएस में भी देखना होगा, रिएक्टेंट साइड भी, यहाँ 2 है, हाइड्रोजन का 2, तो यहाँ तो आप 4 बना नहीं सकते, तो आपको 2 यहाँ और लिख देना होगा। तो इस तरीका से ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आगे और भी डिटेल में हम आपको समझाएंगे, अभी तो सिर्फ डेफिनेशन है, आप बहुत आसानी से बैलेंस कर पाएंगे। आप इसको पहले नोट करिए। अब हम लोग देखते हैं अनबैलेंस इक्वेशन क्या है। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा अनबैलेंस इक्वेशन में, अगर बैलेंस इक्वेशन आप पहचान ले रहे तो देखिए अनबैलेंस में क्या किया, एमसीबीयू एन लगा दिए, यहाँ भी हम एन अनबैलेंस इक्वेशन लिख दिए, वन विच कंटेन्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इज नॉट इक्वल। मतलब अगर बैलेंस इक्वेशन जान गए, पहचान गए, अगर वो बैलेंस नहीं हुआ, मतलब इक्वल नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ नहीं हुआ, तो वो अनबैलेंस हो गया। आप आसानी से पहचान लोगे, जिसको बैलेंस करने का जरूरत पड़ता है वो अनबैलेंस इक्वेशन होता है। जैसे देखिए Mg प्लस O2, यहाँ हम लोग 2 लिख के बैलेंस किए थे, अगर इसी तरीके से हो जाए तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस इक्वेशन है। जैसे Zn प्लस यहाँ देखिए HCl सिर्फ लिखा हुआ रहता, तो ये हो गया अनबैलेंस इक्वेशन हो गया। जैसे हम लोग यहाँ 2 नहीं लगाते और यहाँ भी हम लोग 2 नहीं लगाते, तो ये इक्वेशन था, इसको बैलेंस करने का जरूरत पड़ रहा था। बैलेंस क्यों जरूरत पड़ रहा था करने के लिए, क्योंकि ये अनबैलेंस है। तो अनबैलेंस इक्वेशन को पहचानना बहुत सिंपल है। अब देखिए हम बैलेंस करने का कुछ तरीका होता है, सबसे पहले उस तरीका को समझाते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बैलेंस किया जाता है। तो पहले आप उस तरीका को नोट करिए, देखिए क्या है तरीका। तो देखिए कैसे हम लिखे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में। क्या बात लिखा हुआ है, पहले आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। द इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप तो समझ ही गए हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट का वो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए।
यहाँ क्या बोला गया है कि जो इक्वेशन है उसको बैलेंस किया जा सकता है हीट एंड ट्रायल मेथड से। देखिए हम यहाँ हीट एंड ट्रायल मेथड आपको बता रहे हैं अभी। अब देखिए इस मेथड में क्या लिखा, देयर इज नॉट डेफिनेट रूल फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन बाय दिस मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि कोई डेफिनेट रूल नहीं है कि कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। इस रूल के हिसाब से, मतलब इस मेथड के हिसाब से, हीट एंड ट्रायल मेथड के हिसाब से क्या बोला गया है कि नो डेफिनेट रूल फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन बाय दिस मेथड। द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड फॉर बैलेंसिंग, मीन्स कुछ स्टेप्स दिया हुआ है, इसको आपको फॉलो करना है जिससे ये क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। पहला स्टेप देखिए क्या लिखा हुआ, राइट द स्केलेटन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यूजिंग सैम्बल एंड केमिकल फॉर्मूला। आपको सैम्बल से और केमिकल फॉर्मूला से क्या करना है, आपको उस इक्वेशन को लिख लेना है, स्केलेटन इक्वेशन लिखना है, मतलब सैम्बल का इक्वेशन लिखना है। उसके बाद क्या लिखा हो, एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम्स, उसके बाद जो नंबर ऑफ एटम्स है उसको काउंट करना है। कहाँ काउंट करना, ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन, मतलब दोनों साइड जो इक्वेशन है उसका दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स किया है उसको पहले काउंट कर लेना। मीन्स अगर इक्वेशन में जैसे हम लोग Mg प्लस O2 और MgO बन रहा है तो आपको काउंट करना है कि मैग्नीशियम कितना है, ऑक्सीजन कितना है। इस टाइप से अगर दूसरा भी कोई एटम्स आया है तो उसको काउंट करना है कि कितना कितना एटम्स LHS में और कितना RHS में यूज किया गया है। LHS कहने का मतलब रिएक्टेंट में कितना एटम्स का यूज किया गया है कोई भी एलिमेंट का, और प्रोडक्ट में कितना एटम्स यूज किया गया है कोई भी एलिमेंट का। उसके बाद दूसरा स्टेप देखिए क्या लिखा हुआ, सेलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला। सबसे पहले क्या करिए, जो सबसे ज्यादा यूज किया गया है, जैसे कभी कार्बन सबसे ज्यादा यूज किया हुआ रहेगा, कभी ऑक्सीजन ज्यादा यूज किया हुआ रहेगा, कभी मैग्नीशियम ज्यादा यूज किया हुआ रहेगा, तो जो सबसे बिगेस्ट फॉर्मूला होगा उसको क्या करिए, सेलेक्ट करिए। उसके बाद एंड बैलेंस द एलिमेंट्स ऑफ दिस कंपाउंड बाय हीट एंड ट्रायल। तो उसको क्या करना है, जब बिगेस्ट को आप सेलेक्ट किए तो उसके बाद आपको करना है कि उसको बैलेंस करना है। कैसे करना है, हीट एंड ट्रायल, मतलब ट्रायल मेथड से। आप एक बार 2 बैठा के देखें, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो 3 बैठा के देखें, 3 से अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो 4 बैठा के देखें। इस तरीके से हीट एंड ट्रायल बोलते हैं हम लोग। एक बार हीट किए और ट्रायल कर रहे हैं कि ये हो रहा है बैलेंस या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हुआ, अगर हो गया वो दोनों, तो इसके बाद लिखा हुआ देन बैलेंस द अदर एलिमेंट 1 by 1। जब तक नहीं हुआ तब तक आपको ट्रायल करना है, और जब हो जाएगा तो जो बाकी एलिमेंट बचेगा उसको भी आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अब देखिए थर्ड नंबर में क्या बोला गया है इसका, कि इफ द सिलेक्शन ऑफ बिगेस्ट फॉर्मूला इज इनकन्वीनियंट देन बैलेंस द एटम्स ऑफ द एलिमेंट विच ऑक्यूर्स एट मिनिमम नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ बोथ साइड। कहने का मतलब है कि अगर सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग आप जो बिगेस्ट फॉर्मूला को सेलेक्ट किए थे और वो सिलेक्शन में आपको इनकन्वीनियंट हो जा रहा है, मीन्स वो नहीं मिल पा रहा है कि कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे, आपको परेशानी आ रहा है, तो आप क्या करिए, पहले बैलेंस द एटम ऑफ द एलिमेंट, मतलब उस एटम्स को आप बैलेंस करिए जो सबसे कम बार, देखिए मिनिमम नंबर ऑफ प्लेसेस तक वो आया है, मतलब सबसे कम बार यूज किया गया है, तो उसको आप क्या करिए, बैलेंस करिए। रिएक्टेंट के तरफ भी और प्रोडक्ट के तरफ भी आप एक बार चेक कर लीजिए कि सबसे कम बार कौन सा एलिमेंट को यूज किया गया है या कौन सा एलिमेंट का एटम्स को यूज किया गया है। अब देखिए लास्ट पॉइंट इसका क्या है, चेक द करेक्टनेस, मीन्स आप जो बैलेंस किए वो करेक्ट है या नहीं है उसको आप चेक करिए केमिकल इक्वेशन का बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम्स। कैसे चेक करेंगे, दोनों तरफ का जो एटम्स है उसको काउंट कर लेंगे और हम लोग देखेंगे कि दोनों तरफ इक्वल है या नहीं। ईच ऑफ द ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, मतलब दोनों साइड का इक्वेशन के दोनों साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है उसको हम लोग काउंट करेंगे और चेक करेंगे उसका करेक्टनेस को कि दोनों तरफ इक्वल आया या नहीं आया। अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इसको बैलेंस करके दिखाएंगे। अभी देखिए ये तो आप हम मेथड बता दिए, हम हीट एंड ट्रायल मेथड, आगे हम दिखाएंगे आपको कि कैसे बैलेंस किया जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक आप कर दीजिए। आपका एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन मेरा बहुत हौसला बढ़ जाता है, तो आप लाइक करिए। और अगर किसी भी तरीका से कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके हमको बताइए। नेक्स्ट वीडियो में तो हम लोग देखेंगे ही कि कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, एक एक स्टेप आपको बताएंगे और आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे कि कैसे हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।